प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में प्राकल्पना के दूसरे भाग में प्राकल्पना के प्रकारों की चर्चा करेंगे। प्राकल्पना के प्रकारों की जब बात करते हैं हम, तो समाजशास्त्र में समाज वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार की प्राकल्पनाओं का प्रचलन किया है। जिस प्रकार के सामाजिक तथ्य होंगे, सामाजिक घटनाएं होंगी, सामाजिक समस्या की प्रकृति होगी, अनुसंधान का उद्देश्य होगा, तथ्यों के प्रकार होंगे, उसी के आधार पर प्राकल्पना को अनेक प्रकार से देखा जा सकता है, या यूँ कहें कि अनेक भागों में बांट करके प्राकल्पना को देख सकते हैं। तो हम मुख्य रूप से जब प्राकल्पना के प्रकारों की बात करते हैं तो गुडे एवं भाट ने 3 प्रकार की प्राकल्पना का उल्लेख किया है। पहली प्राकल्पना अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, दूसरी प्राकल्पना जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित और तीसरी प्राकल्पना विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। ये गुडे और हाट के अनुसार 3 प्रकार की प्राकल्पना है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकारों के रूप में भी हम देख सकते हैं, सकारात्मक कथनों से संबंधित, नकारात्मक कथनों से संबंधित, शून्य कथनों से संबंधित, कामचौलव प्राकल्पना। तो इस प्रकार से हम अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित प्राकल्पना की बात करें तो ये प्राकल्पनाएं मानव के सामान्य ज्ञान, उसके जो तर्क विचार है, दैनिक जीवन के अनुभव है, मान्यताएं हैं, लोकोक्तियां हैं, कहावतें हैं, वार्ताओं और विश्वासों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए ये कहा जाता है कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है। अब ये एक कहावत है और इसके आधार पर व्यक्ति प्राकल्पना बना सकता है। या यूँ कहे, पशुओं में सियार, पक्षियों में कौवा, मनुष्यों में नाई तथा स्त्रियों में मालिन चतुर होते हैं। ऐसी प्राकल्पनाओं में समान तथ्यों की जांच करना ही अध्ययन का मुख्य बिंदु होता है। तो ये अनुभव के आधार पर अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित कथनों के आधार पर कुछ प्राकल्पनाएं बनाई जा सकती है, उनको इस श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरी है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में प्राय एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ऐसी प्राकल्पनाएं अल्पसंख्यक समूहों तथा परिस्थितियों की दशाओं से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो वर्गेस नामक समाजशास्त्री ने एक प्राकल्पना की थी, केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभाविक एक रूपकता में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। ऐसी प्राकल्पनाओं में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए इन्हें संबंधात्मक प्राकल्पनाएं भी कहा जाता है। चूँकि ये प्राकल्पनाएं तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होती है, अतः ये सिद्धांतों के निर्माण में भी सहायक होती है। और दुर्खिम ने अपनी पुस्तक सोसाइड में कुछ इस प्रकार से इन प्राकल्पनाओं को विकसित किया है कि गाँव की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। तो इस तरह से ये संबंधात्मक प्राकल्पनाएं हैं जो कि एक दूसरे से संबंधित कथनों के आधार पर निर्मित की जाती है। तीसरी परिकल्पना की बात करें हम तो वो है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों से के संबंध में उनसे संबंधित होती है। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी उनमें से कोई एक कारक ही प्रमुख होता है, अन्य जो कारक होते हैं वो उसमें सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को तो प्रमुख मानते हैं, तो वंशानुक्रमणवादी बुरे वंशानुक्रम को उत्तरदायी मानते हैं। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं को
कारणात्मक प्राकल्पना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक कारण को प्रमुख माना जाता है। तो इस प्रकार से उसमें किसी एक चर में परिवर्तन होता है तो वह किस प्रकार से दूसरे चरों को प्रभावित करता है, ये देख सकते हैं कि किसी एक चर में परिवर्तन होने से अन्य चर भी उससे प्रभावित होते हैं। तो इसके आधार पर जो परिवर्तन होगा और उसको समझने के लिए परिकल्पना बनाई जाएगी, उसको विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित परिकल्पनाओं के अंतर्गत रखा जाएगा। गुडे और हाट की इन तीनों प्रकल्पनाओं के अलावा भी कुछ अन्य प्रकार की प्रकल्पनाएं भी हो सकती है, जैसे सकारात्मक कथनों से संबंधित। कुछ प्रकल्पनाओं का संबंध सकारात्मक कथनों से होता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती है, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध करते हैं। मतलब ये जो सेंटेंस है इस सकारात्मकता की ओर इशारा कर रहे हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती है, मतलब अधिक दयालु होती है, तो ये सकारात्मक कथन है। या दूसरी परिकल्पना इस प्रकार की हो सकती है, नकारात्मक कथनों से संबंधित। इस प्रकार के प्रकल्पना में कथनों को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती है, अर्थात जैसे नहीं शब्द आ गया तो ये नकारात्मक हो गई। गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध नहीं करते हैं, तो ये नकारात्मक परिकल्पना हो गई। तीसरी परिकल्पना शून्य कथनों से संबंधित। इस प्रकार की प्रकल्पना में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है और परीक्षण द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जैसे पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता है, गरीब और धनवान की अपराध प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है। अर्थात बिल्कुल कथन शून्य है कि दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। चौथी परिकल्पना जो है वो है काम चलाऊ प्रकल्पना, और इस संदर्भ में श्रीमती पी.वी. यंग समाजशास्त्री हुए हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसी पहले अनुमान या अस्थायी महत्वपूर्ण विचार को किसी अनुसंधान का आधार बना सकते हैं और उसके आधार पर अनुसंधान का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है, तो उसे काम चलाऊ प्रकल्पना कहा जाता है। काम चलाऊ प्रकल्पना किसी भी अध्ययन को आरंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है। जो जो अध्ययनकर्ता को अनुभव होता जाता है वह उसमें परिवर्तन और संशोधन करता जाता है। ये भी हो सकता है कि वह प्रारंभिक विचार को पूरी तरह त्याग करके उसके स्थान पर नई प्रकल्पना बना ले। चूँकि ये विचार एक अस्थायी होता है, कार्यवाहक होता है, काम चलाऊ होता है, इसलिए इसको हम काम चलाऊ या कार्यवाहक प्रकल्पना कहते हैं। तो ये प्रकल्पना के कुछ प्रकार थे। उसके बाद हम बात करें कि प्रकल्पना के स्रोत क्या है, अर्थात प्रकल्पना किन स्रोतों के आधार पर ग्रहण की जाती है। एक अध्ययनकर्ता के अनेक स्रोत प्रकल्पना को ग्रहण करने के हो सकते हैं। व्यक्ति अपनी सूझबूझ के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, कल्पना के आधार पर, अंतर्दृष्टि के आधार पर प्रकल्पना का निर्माण कर सकता है। और लुंडबर्ग नामक समाजशास्त्री का मत है कि हम उपयोगी प्रकल्पनाओं की खोज कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्रीय साहित्य, मानव जाति शास्त्र एवं सिद्धांतों में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समाजशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से इसके स्रोतों को भी विभाजित किया है। गुडे और हाट ने प्रकल्पना के 4 प्रमुख स्रोत बताए हैं, जैसे सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपता, व्यक्तिगत अनुभव। हम यहाँ इन सब विद्वानों के स्रोतों को मिला करके उनको कुछ भागों में बांट करके यहाँ चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला स्रोत हम मानते हैं सामान्य संस्कृति, क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, उसके सदस्यों का रहन सहन, खान पान, पहनावा, उनकी एक शैली होती है। परिवार, विवाह,
नातेदारी, सामाजिक संस्थाएं, आचरण के नियमों में एक रूपकता पाई जाती है जो कि उनकी अपनी एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। ये सामान्य संस्कृति प्राकल्पना के निर्माण में सहायक होती है और इसको यदि हम थोड़ा सा विस्तृत रूप में बात करें तो प्रमुख रूप से 3 भागों में इसको बांट करके हम देख सकते हैं: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास, सामाजिक परिवर्तन। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विज्ञान के विकास और प्राकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि एक देश की अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, वहाँ का एक वातावरण होता है जिसमें कि व्यक्ति जन्म लेता है और उसके अनुसार वो ढलता है। पश्चिम देशों के और भारत की संस्कृति बिल्कुल भिन्न भिन्न है। भारत का जो परिवेश है और पश्चिम देशों का जो परिवेश है उसमें काफ़ी भिन्नताएं हैं, तो उसके आधार पर जो प्राकल्पना बनाई जाएगी उसमें भी काफ़ी भिन्नताएं होगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति में जहाँ आध्यात्मवाद, धर्म, सामूहिकता, संयुक्त परिवार प्रथा, नातेदारी, जाति व्यवस्था आदि का विशेष महत्व होता है, इसलिए भारत में कोई भी प्राकल्पना इन पर आधारित हो सकती है। दूसरी ओर पश्चिम देशों की बात करें तो वहाँ पर व्यक्तिवाद का अधिक बोलबाला होता है। वहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिवादिता का महत्व पाया जाता है। वहाँ व्यक्तिगत सुख का संबंध कई बातों से जोड़ा जाने लगा है। वहाँ व्यक्तिगत सुख के प्रसंग को लेकर अनेक प्राकल्पनाएं बनाई गई है, जबकि दूसरी ओर भारत में संयुक्त परिवार, जाति, छुआछूत, जजमानी प्रथा, पंचायत व्यवस्था आदि को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण प्राकल्पनाएं बनाई गई है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, संयुक्त परिवार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है, या दूसरा उदाहरण ये ले सकते हैं, उच्च जातियों की तुलना में निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति निम्न होती है। तो ये स्पष्ट है कि वहाँ की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसके आधार पर एक विशेष प्रकार की प्राकल्पना का जन्म होता है, और वहाँ की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो प्राकल्पना को निर्मित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। दूसरा हम इसमें बात कर रहे थे लोक विश्वास। प्रत्येक संस्कृति की कुछ ऐसी सामान्य मान्यताएं और विश्वास पाए जाते हैं जिनकी अभिव्यक्ति कहावतों में, मुहावरों में, दोहों में, तुकबंदियों में, सूक्तियों में आदि में होती है, और चूंकि उनका प्रचलन समाज में एक लंबे समय से होता आया है, अतः कई लोग तो उसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। किंतु ये कहावतें और विश्वास वास्तव में कहाँ तक सत्य है, ये जानने के लिए अनुसंधानकर्ता इनमें से किसी को भी प्राकल्पना मान करके अध्ययन शुरू कर सकता है। अर्थात जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं जो कई सदियों से चली आ रही है, उनके आधार पर वो एक प्राकल्पना बना लेता है और अपने अध्ययन के दौरान उसकी जांच परख शुरू कर देता है। तीसरा जो सामान्य संस्कृति में बात कर रहे हैं वो है सामाजिक परिवर्तन, क्योंकि कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है, समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है, और परिवर्तन प्रकृति का अटल एवं शाश्वत नियम है। ये परिवर्तन नई नई प्राकल्पनाओं को जन्म देता है। जैसे भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में कुछ प्राकल्पनाएं इस प्रकार हो सकती है कि भारत में जो जो औद्योगिकरण एवं नगरीकरण बढ़ता जाएगा, संयुक्त परिवार टूटेंगे और जाति प्रथा का विघटन होगा, या शिक्षा के प्रसार के साथ साथ भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति उच्च होती जाएगी। तो इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को जोड़ करके कुछ प्राकल्पनाएं बनाई जा सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है वैज्ञानिक सिद्धांत। कई प्राकल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई अन्य सामान्यीकरण करते हैं और ये सामान्यीकरण ही प्राकल्पना के रूप ग्रहण कर लेते हैं। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण कर लिया। अर्थात जो समाज में सिद्धांत प्रचलित है उनके आधार पर उनका सामान्यीकरण करते हुए अन्य प्राकल्पनाएं बनाई जाती है। तो वैज्ञानिक सिद्धांत भी प्राकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना जा सकता है।
तीसरी स्रोत की बात करें तो वो है सादृश्यता। कई बार समरूपताएं भी प्राकल्पना को जन्म देती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों की शरीर रचना से ग्रहण की थी। वे समाज को भी एक शरीर की भांति मानते थे। तो इस प्रकार से सादृश्यता के आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है। जैसे कोई बीमारी आती है, उसका टीका बनाया जाता है, तो टीके का प्रयोग सबसे पहले जानवरों पर किया जाता है, क्योंकि मनुष्य जानवरों में कुछ सादृश्यता होती है। जो भी साइड इफ़ेक्ट आएंगे उसका पता लग जाता है। यदि उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है तो फिर मनुष्यों पर जा कर के उसका परीक्षण करते हैं। जैसे लुईस पाश्चर ने चेचक का जो टीके का आविष्कार किया था, तो गायों में होने वाली चेचक की सादृश्यता के आधार पर ही किया था। तो इस प्रकार से सादृश्यता के आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है। चौथा स्रोत है व्यक्तिगत अनुभव। कई प्राकल्पनाएं व्यक्तिगत अनुभव का परिणाम होती है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें, लोम्ब्रोसो ने अपराधी जन्मजात होते हैं, इस प्राकल्पना को सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ग्रहण किया था। न्यूटन की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की प्राकल्पना, डार्विन की अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्राकल्पना, माल्थस की जनसंख्या वृद्धि की प्राकल्पना आदि उनके व्यक्तिगत अनुभवों का परिणाम है। न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की जो प्राकल्पना की थी, वो उसने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर की थी। और उसमें कहा जाता है कि एक बार वो किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और ऊपर से पेड़ में से फल नीचे गिरा। फल नीचे जैसे ही गिरा तो उसने कहा ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसने किसी पत्थर को ऊपर उछाल के देखा, तो ऊपर उछलने के बाद वापस वो नीचे आ गया। तो उसने इसके व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह कहा कि पृथ्वी में ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो कि किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर भी व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है। पांचवा स्रोत अंतःप्रज्ञा। अनेक प्राकल्पनाओं का आधार मानव की अंतर्दृष्टि अथवा अंतरात्मा की आवाज़ होती है। अर्थात मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा मन ऐसा करता है, तो इसके आधार पर भी वो प्राकल्पना बनाता है। जीवन की अनेक घटनाओं के प्रति हमारे जो निष्कर्ष अंतर्दृष्टि पर आधारित होते हैं। कई बार हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि मेरा मन ऐसा कहता है, यही उसकी अंतःप्रज्ञा कही जाती है। अंतःप्रज्ञा पर आधारित प्राकल्पनाओं का कई बार परीक्षण करना बहुत कठिन होता है। महापुरुष और आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा अनेक निष्कर्ष अंतःप्रज्ञा पर आधारित दिए जाते हैं, तो उनका परीक्षण कई बार मुश्किल हो जाता है कि व्यक्ति के मन में क्या है, आत्मा में क्या है, उसकी अंतर्दृष्टि में क्या है, और वह उसके आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से अंतःप्रज्ञा के आधार पर, अंतर्दृष्टि के आधार पर, अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। लास्ट है अनुसंधान एवं साहित्य। कई बार हम अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों एवं साहित्य के आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। हम हमारी साहित्य में जो कविताएं हैं, दर्शन है, समाजशास्त्र है, नृजातीय विज्ञान है, वर्णनात्मक साहित्य है, कलाकारों और चिंतकों के मानव से सामाजिक संबंधों पर आधारित सिद्धांतों के आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं कि जो हमारे रिसर्च हुए हैं, जो हमारा साहित्य है, उसके आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। थैंक यू।